ए वतन आज से क्या हम तेरे शहनाई हैं। ए वतन आज से क्या हम तेरे शहनाई हैं। आंख जिस दिन से कुली तेरे तमाशाई हैं। एक जमाने से तेरे हुस्न के सौदाई हैं। तेरी गलियां तेरे कूचे सदा आबाद रहे। तेरा हर शख्स हमेशा के लिए शाद रहे। आमीन आमीन। वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे और मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर पार्ट ए, सेकंड लेक्चर पार्ट बी। और मैंने उन लेक्चर्स में चार्ज एंड कूलम लॉ तक की बातें और एमसीक्यूज तक हर पॉइंट आपके साथ शेयर किया था। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करूंगा ये फुल चैप्टर 3-4 लेक्चर्स में डिस्कस कर दूं, बट आप ही में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेजेस कर दिए, रिक्वेस्ट किए कि सर इस चैप्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसका हर टॉपिक अलग अलग डिस्कस करें और फुल डिटेल के साथ डिस्कस करें। इसलिए मैं इसका हर टॉपिक अलग अलग डिस्कस करने वाला हूँ। आज की जो बातें हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की करेंगे और इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चीज क्या है, ये किस चीज को बोलते हैं? व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी फील्ड की इंटेंसिटी का जिक्र आए तो दरअसल ये उस फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आप कहें सर स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? तो स्ट्रेंथ का लफ्जी माना तो है ताकत, उसका ताकत। हम इसका अल्टरनेट वर्ड यूज कर सकते हैं स्ट्रांगनेस। So if you say what is intensity, if you ask what is intensity, I will say that is the strongest of electric field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जिस मुकाम पर इसकी इंटेंसिटी कम होगी, समझो उस मुकाम पर इसका इफेक्ट कमजोर है और ये कम स्ट्रांग है। जिस मुकाम पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि उस मुकाम पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी इसकी ताकत ज्यादा है, इसका गहराव ज्यादा है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट ज्यादा है। तो जनाब, इंटेंसिटी हकीकत में स्ट्रांगनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से जाहिर करते हैं और ऊपर एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो पहली बात आप इसके डायरेक्शन की करोगे कि सर अगर ये वेक्टर है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन क्या होगा? सो माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल डायरेक्शन भी आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। थ्योरेटिकली आप कह सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरफ टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इसकी इंटेंसिटी का होगा। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज पर अपवर्ड फोर्स लगेगा, इंटेंसिटी अपवर्ड है। टेस्ट चार्ज पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इंटेंसिटी डाउनवर्ड है। राइट की तरफ फोर्स लगेगा, इंटेंसिटी राइट है। लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा, इंटेंसिटी लेफ्ट है। ये थ्योरेटिकल फॉर्मेट है। लेकिन जनाब देयर आर 2 केसेस, याद रखिए। अगर लाइन से आप ले रहे हो, प्रैक्टिकली लाइन से आप ले रहे हो या ऑन द इन डायग्राम्स आप डायरेक्शन लेना चाहते हो विदाउट एनी टेस्ट चार्ज, अगर आप डायरेक्शन लेना चाहते हो तो रूल क्या है? रूल ये है, याद रखना, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जिस तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऑफ लाइंस हैं उसी तरफ इंटेंसिटी है। अब आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है जिसके लाइंस के दरमियान गैप ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। तो देखें यहां पर, आप देखें तो यहां जनाब जो गैप यहां पर है वही गैप यहां पर भी है, वही गैप यहां पर भी है, वही यहां पर है। इट मीन के फ्लो ऑफ लाइंस के दौरान गैप बिटवीन लाइंस कम ज्यादा नहीं हो रहा। तो इट इज द सिंबल
आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस वक्त किस तरफ होगा? सो द इंटेंसिटी डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी विल सेम इज दैट ऑफ द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एक और मसला आ गया। मसला ये आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो याद रखना द डायरेक्शन विल बी, direction of E will be same as that of tangent to lines of non-uniform electric field। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी लाइंस के टेंजेंट की तरफ होगा। क्या मतलब है इसका? तो इधर ड्रॉ करूंगा। फर्ज करो जनाब, आपने देखा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस कुछ इस तरह से हैं, कुछ इस तरह से लाइंस हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर गैप कम हो रहा है, कहीं पर गैप। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट्स। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस मुकाम पर किस तरफ होगा? तरीकाकार रूल ये है कि अगर आप चाहते हो कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन मालूम करो तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे। आप जानते हैं टेंजेंट किसे बोलते हैं? टेंजेंट उसे बोलते हैं जो इस लाइन को एक पॉइंट पे टच करेगा। ये जो ब्लैक एरो मैंने ड्रॉ किया, ये दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के साथ एक टेंजेंट है। तो जिस तरफ ये टेंजेंट बनेगा यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। अब यहां पर क्या होगा? तो यहां आप देखिए टेंजेंट इस तरफ बनता है, इट मीन इस मुकाम पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा। इधर जब आप बनाओगे यहां तो इधर टेंजेंट इस तरफ बनता है, तो ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। यहां बनाओगे तो टेंजेंट इस तरफ बनता है, ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। माय डियर स्टूडेंट, मैंने सिर्फ इंटेंसिटी का इंट्रोडक्शन किया, आपको डायरेक्शन बताया। अब आगे इसकी मजीद बहुत सी बातें हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत का नाम है, उसके स्ट्रांगनेस को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन के 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट, टेस्ट चार्ज पर जिस तरफ फोर्स लगेगा वही इसका डायरेक्शन होगा। दूसरा एस्पेक्ट, इस तरह का टेस्ट चार्ज ना हो, लाइंस हो सामने, प्रैक्टिकली डायग्राम हो। फिर क्या करें? तो फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो जिस तरफ लाइंस जा रहे हैं वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपने लाइन के साथ टेंजेंट बनाना है, वो टेंजेंट जिस तरफ जाएगा वो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म्स की तरफ जाते हैं। फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट मी कंसिडर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। आपने साथ देना है। किसी ने कमेंट किया था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। तो जिनने भी कमेंट किया था वो इस वीडियो के इस मुकाम को गौर से सुने, आपको टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के दरमियान एक मेजर डिफरेंस का पता चल जाएगा। डिफरेंसेस ज्यादा हैं लेकिन हर टॉपिक में अलग अलग है। इस टॉपिक के लिहाज से दोनों में जो डिफरेंस है वो अभी आप देख लोगे। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी है, और यहां इस मुकाम पर मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करूं। आप साथ देंगे? आप कहें सर मुश्किल बात ना करें, आसान बात करें कि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर स्ट्रांगनेस मालूम करना चाहते हो। क्या करूं, कैसे मालूम करूं, मशवरा दें। आप कहें सर स्ट्रांगनेस का अंदाजा फोर्स से लगता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो कम स्ट्रांग होगा कम फोर्स लगाएगा। यानी स्ट्रांगनेस का अंदाजा हमें फोर्स से हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मुझ पर फोर्स लगाएगा नहीं, आप पर लगाएगा नहीं। अगर मुझ पर लगाता तो हम सब कहते कि बस जनाब आप अपने टीचर फेरोज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा करो, उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा है, और कम फोर्स लगेगा तो इंटेंसिटी कम है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है। यानी हम बाहर से कहीं से कोई चार्ज ढूंढ कर लाएंगे और वो चार्ज इधर रखेंगे। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर ज्यादा फोर्स लगाया तो इसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा है, अगर कम फोर्स लगाया तो स्ट्रांगनेस कम है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम बाहर से, इधर से, उधर से, एनवायरनमेंट से, कहीं से भी हम एक चार्ज ढूंढ कर ले आए और यहां हमने वो चार्ज रख दिया।
अब पहला फैसला ये करो कि ये चार्ज टेस्ट चार्ज है या सोर्स चार्ज है। तो याद रखना, सोर्स चार्ज वो होता है जो फील्ड बनाता है, और जिस पर फील्ड अपना असर दिखाता है वो टेस्ट चार्ज होता है। तो एक डिफरेंस आपने सुना, सोर्स चार्ज वो है जो फील्ड क्रिएट करता है, और टेस्ट चार्ज पर उस फील्ड का इंपैक्ट होता है, उसका असर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज पर असरअंदाज होता है वो टेस्ट चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज से पैदा होता है वो सोर्स चार्ज है। और जो चार्ज हम बाहर से लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी रख लेते हैं वो टेस्ट चार्ज है, और जो ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर हो वो टेस्ट चार्ज है, सॉरी वो सोर्स चार्ज है। जो ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर हो वो सोर्स चार्ज है, जो बाहर से लाकर हम कहीं भी रख लेते हैं वो टेस्ट चार्ज है। आगे आगे देखिए, जिस पर फोर्स लगेगा वो टेस्ट चार्ज है, जिससे फोर्स लगेगा वो सोर्स चार्ज है। आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल ये चार्ज हम बाहर से लाए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसी भी जगह पर भी रख सकते हैं। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे नहीं बना, क्योंकि हमने जब चार्ज नहीं रखा था तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था, यानी ये किसी और चार्ज से बना है, इससे नहीं बना। तो जिससे ये नहीं बना वो इसके लिए टेस्ट चार्ज है, और जो इसके अंदर कहीं भी हम रख सकते हैं वो टेस्ट चार्ज है। जो हम बाहर से लाकर यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं, वो टेस्ट चार्ज है। तो इट मींस कि हमने यहाँ जो चार्ज रखा है फिलहाल ये एक टेस्ट चार्ज है। बुक में क्यू नॉट सिंबल है, मैं क्यू नॉट नहीं देना चाहता, सिंबल नहीं देना चाहता, फोकस लेना चाहता हूं आपका वर्डिंग पर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ एक चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर यहाँ क्या लगाएगा, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा जनाब? फोर्स लगाएगा। और आप समझ गए कि अगर इस चार्ज पर फोर्स ज्यादा तो यहां ताकत ज्यादा, और अगर इस चार्ज पर फोर्स कम तो यहां ताकत कम। इट मींस आप समझ गए हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हकीकत में दूसरा नाम है चार्ज पर फोर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज पर फोर्स का दूसरा नाम है। लिहाजा मैं आपके लिए लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज चार्ज पर फोर्स। चार्ज पर, ये PER नहीं लिख रहा, PAR लिख रहा हूं ताकि आप रेशो ना ले। चार्ज पर फोर्स यानी जैसा चार्ज पर फोर्स वैसी इंटेंसिटी। चार्ज पर फोर्स ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, चार्ज पर फोर्स कम, इंटेंसिटी कम होगी। आप समझ रहे हैं? तो इंशाल्लाह समझ रहे होंगे। तो चार्ज पर फोर्स ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, चार्ज पर फोर्स कम तो इंटेंसिटी कम। डियर स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर फोर्स, हम इस तरह लिख सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। और उम्मीद है आपको पता है कि ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है। ये जो चार्ज है यहाँ, ये कौन सा चार्ज है? व्हाई इट इज द टेस्ट चार्ज? क्योंकि ये हम बाहर से लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी रख सकते हैं, बिकॉज हम इसको यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने में। बिकॉज इसने ये फील्ड नहीं बनाया, इस पर इस फील्ड ने असर किया है। सो दैट्स व्हाई इट इज द टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज है, और मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज की जगह, टेस्ट चार्ज की जगह आपके बुक में क्यू नॉट लिखा है, तो चलो क्यू नॉट ही सही, कोई हर्ज नहीं है। ये पहला इक्वेशन हमें मिला। अब इस इक्वेशन से रिलेटेड MCQs करते हैं, फिर इस इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूं, आपको स्टेप वाइज इंटेंसिटी की कहानियां सुनाता हूं। हमारे इस लेक्चर का इंटेंसिटी से रिलेटेड आज पहला क्वेश्चन ये है कि द प्रॉपर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। प्रॉपर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, इट इज न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन बी, इट इज वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन सी, इट इज जॉल पर कूलम मीटर। न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जॉल पर कूलम इनटू मीटर। ये इनमें से कौन सा हो सकता है? और ऑप्शन डी मैं ले लेता हूं ऑल ऑफ दीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डिसाइडेड बाय कैलकुलेशन। इसका पहला प्रॉपर यूनिट यहां से बनता है, देखो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम, तो पहला यूनिट तो बना। इट मीन कि न्यूटन पर कूलम तो ठीक है, आगे चेक करेंगे। फर्दर मोर माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट इट। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि न्यूटन बाय कूलम, और मीटर से मल्टीप्लाई भी करूं, मीटर से डिवाइड भी करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने मीटर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। सो द नेक्स्ट एस्पेक्ट, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर इज जॉल। जॉल पर कूलम इनटू मीटर, जॉल पर कूलम इनटू मीटर हो जाएगा। इट मीन जॉल पर कूलम इनटू मीटर भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं कि जॉल पर कूलम होता है वोल्ट के बराबर।
लिहाजा डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। और ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट जो इस इक्वेशन से वाबस्ता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस हो रही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ वी प्लेस 2 कूलम चार्ज at any point in an electric field, अगर हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोर देन 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी गलत करते हैं और इस इक्वेशन को देखकर एक गलत आइडिया भी याद किए होते हैं और अप्लाई कर रहे होते हैं। फोकस करें। इफ वी प्लेस 2 कूलम चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी recorded is E. What will be the intensity? What will be the intensity at the same point if we use 4 coulomb there? So my dear students, मैं आपके लिए ऑप्शन तो लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ई, ऑप्शन बी E/2, ऑप्शन सी 2E और ऑप्शन डी 4E। अब इस क्वेश्चन को ज्यादातर स्टूडेंट्स किस लिहाज से देखते हैं? वो पहले तो जान जाते हैं कि यहाँ टेस्ट चार्ज है, क्योंकि इफ वी प्लेस 2 कूलम चार्ज एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने थोड़ी देर पहले फरमाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी जगह आप जो चार्ज उठा के रख लेते हो वो टेस्ट चार्ज ही होता है, बिकॉज सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन पर या रेफरेंस पॉइंट पर फिक्स मौजूद होता है। आप सोर्स चार्ज के लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई चार्ज उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां भी रखते हो वो टेस्ट चार्ज ही हो सकता है, वो सोर्स चार्ज नहीं होता। सो इफ वी प्लेस 2 कूलम चार्ज एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक चार्ज उठाया, फर्ज करो यही है 2 कूलम, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर हमने रख दिया। रखने के बाद हमें पता चला कि इंटेंसिटी ई है, यानी फोर्स बाय चार्ज मालूम किया तो ई आया, जवाब ई है। फिर कह रहे हैं कि अगर हम ये 2 कूलम चार्ज उठा लें और फिर 4 कूलम चार्ज उठाकर ले आए और यहाँ 2 कूलम के बजाय अब हम 4 कूलम रखें, तो अब उसी जगह पर इंटेंसिटी क्या होगी? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फैक्टर्स को देखते हैं और वो कहते हैं कि सर इंटेंसिटी का टेस्ट चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है। पहले टेस्ट चार्ज 2 कूलम था तो इंटेंसिटी ई थी, ई आई थी ना, स्टेटमेंट को देखिए प्लीज। अब आपने टेस्ट चार्ज को 4 कूलम कर दिया, यानी टेस्ट चार्ज आपने डबल कर दिया, टेस्ट चार्ज आपने डबल कर दिया। तो ये इनवर्स रिलेशन बता रहा है कि अगर ये डबल होगा तो ये हाफ होगा, लिहाजा इंटेंसिटी विल बिकम E/2। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को क्लिक भी कर लेते हैं, E/2। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड टेस्ट चार्ज। अब मैं आपको 2 प्रूफ दूंगा और इंशाल्लाह दोनों आपकी समझ में आ जाएंगे। पहला प्रूफ ये है कि आप इंटेंसिटी वाइवा सोर्स टेस्ट चार्ज मालूम कर रहे हो, तो याद रखना ये फोर्स और ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, Q1 and Q2 सोर्स एंड टेस्ट दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली है। यानी ये फोर्स और ये चार्ज टेस्ट चार्ज दोनों डायरेक्ट रिलेटेड है। तो जहां हम टेस्ट चार्ज को डबल फरमा दें वहां फोर्स ऑटोमेटिकली नेचुरली डबल हो जाता है। तो इसका डबलिंग इसके डबलिंग को न्यूट्रलाइज कर लेता है और इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि आप इधर 2 कूलम रखोगे तो उस पर फोर्स भी कम लगेगा, आप 4 कूलम रखोगे तो उस पर फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो जितना आप नीचे टेस्ट चार्ज बढ़ा रहे हो उतना ऊपर फोर्स भी बढ़ रहा है, लिहाजा नेट रिजल्ट ऑफ द रेशियो रिमेन्स सेम। तो उम्मीद है आप थ्योरेटिकली समझ गए, नहीं समझे तो थोड़ा सा रिवाइंड करें, फिर से प्ले करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, आ जाएगी। अच्छा, अब कॉन्सेप्चुअल रीजन क्या है? कॉन्सेप्चुअल रीजन ये है जनाब, ये फील्ड इस टेस्ट चार्ज ने बनाया है। आप कहें नहीं, ये तो आपने पहले ड्रा किया था और टेस्ट चार्ज तो आपने बाद में रखा है। इट मीन ये फील्ड तो टेस्ट चार्ज से बना ही नहीं है।
ये फील्ड तो किसी और अनजान चार्ज का है, तो वो अनजान चार्ज कम ज्यादा होगा तो अपना फील्ड कम ज्यादा करेगा। जिसने ये बनाया ही नहीं उसके कम ज्यादा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क कैसे पड़ सकता है? सो कॉन्सेप्चुअल रीजन ये है, ये तो मैथमेटिकल आइडिया था कि फोर्स और चार्ज, टेस्ट चार्ज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो नीचे टेस्ट चार्ज में कोई भी चेंज ले आओ उसी तरह का चेंज फोर्स में भी आ जाता है, तो ऊपर नीचे से न्यूट्रलाइजेशन से इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, अनअफेक्टेड। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्चुअल आइडिया बिहाइंड द सीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो टेस्ट चार्ज का है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज का है ही नहीं, तो टेस्ट चार्ज उसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कैसे कर सकता है जो फील्ड उसका है ही नहीं? वो तो अपने सोर्स चार्ज से कम ज्यादा होगा, उससे ऑपरेट होता है, वही उसको कम और ज्यादा कर सकता है, वही उसको कंट्रोल कर सकता है, वही उसको मॉडिफाई कर सकता है। सो आई होप आप समझ गए हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी कहानी टेस्ट चार्ज से सोर्स चार्ज की तरफ लेके जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस में बहुत से स्टूडेंट से अक्सर गलतियां होती हैं। चलो जनाब आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जो थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में बना लिया। फिलहाल तो हम वहां तक महदूद थे कि हमने खुद इसमें एक चार्ज रखा जो कि टेस्ट का। अब उस चार्ज की तरफ जाते हैं जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, जिस चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी तरफ जाते हैं। तो वो चार्ज इसके रेफरेंस पॉइंट या सेंटर पे पड़ा है। यहां एक चार्ज है और इस चार्ज को मैं Q कह देता हूं। आपके बुक ने सोर्स चार्ज को Q कहा। अब इस चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज। व्हाई दिस इज सोर्स चार्ज? क्योंकि इसको हम यहां नहीं रख सकते, ये यहीं पर होगा, ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही होगा। हम इस सोर्स चार्ज के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसकी मदद से कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो है जो ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे पड़ा हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मॉडिफिकेशन से उसका ताल्लुक होता है, और इसे हम अपनी मर्जी से लोकलाइज नहीं कर सकते। ये हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे फिक्स पड़ा होता है। उम्मीद है ये डिफरेंसेस आपके लिए काफी है। जिस स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर में डिफरेंसेस बता दो, उसके लिए फिलहाल ये काफी है। आगे आगे टॉपिक्स में मजीद भी बता दूंगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये एक सोर्स चार्ज है। क्यों? मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हमारे इस चार्ज के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा, उसके कम ज्यादा होने से इस पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली समझा चुका हूं कि चूंकि ये फील्ड सोर्स से बना है, तो सोर्स के बदलने से ये बदलेगा, तो देयरफॉर देयर मस्ट बी अ रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी विद सोर्स चार्ज। हमें उसी रिलेशन को फाइंड आउट करना है। आप समझ गए होंगे दैट आई एम गोइंग टू राइट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, बिकॉज हमें पहले से पता चल गया कि इनका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। जितना ये स्ट्रांग करूंगा तो अपने इर्द गिर्द स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जितना ये वीक करूंगा अपने इर्द गिर्द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम यहां आ चुके हैं। दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैलकुलेशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये फोर्स कौन सा होता है? इट इज द फोर्स ऑफ सोर्स ऑन टेस्ट। फिर से बोलें, इट इज द फोर्स ऑन सोर्स, सॉरी, इट इज द फोर्स ऑफ सोर्स ऑन टेस्ट। मतलब इसमें दो चार्जेस इन्वॉल्व है, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। तो कोलम्बिक फोर्स, कूलम लॉ के Q1 की जगह सोर्स चार्ज, Q2 की जगह टेस्ट चार्ज, यानी एक Q1 है एक Q2, ये लगाता है इस पर लगता है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड डिवाइड बाय Q0। अपनी जगह पर ऊपर मैंने कूलम लॉ लिखा है, नथिंग एल्स, यानी इट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K। यहाँ Q1 या सोर्स चार्ज की जगह आपने स्मॉल q लिया है, टेस्ट चार्ज Q2 की जगह आपने Q0 लिया है, R स्क्वायर ऊपर डिवाइड है, नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q0 अपनी जगह पर। देखो Q0 कैंसिल हो रहा है, वाई Q0 और Q0 कैंसल्स। जब हम बेसिक इक्वेशंस की तरफ जा रहे हैं तो Q0 मंजर आम से उजल हो रहा है। ये उजल क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी के कम ज्यादा करने में इसका कोई हाथ नहीं, समझ आई है? इसीलिए देखो ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है जब बेसिक इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K अपनी जगह पर और Q अपनी जगह पर डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज है। इसमें जो इक्वेशन में जो चार्ज है वो सोर्स चार्ज है। K कोलम्बिक कांस्टेंट फिक्स्ड है। अगर आप डिस्टेंस को भी फिक्स्ड रख दो तो इट मीन कि सोर्स चार्ज बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, सोर्स चार्ज कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, और इन दोनों के दरमियान अच्छा खासा कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है हमारे स्टूडेंट्स। आप समझ गए हैं कि देखो सोर्स चार्ज और इंटेंसिटी के दरमियान डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये फील्ड इसी से तो बना है। तो वीक चार्ज
अपने इर्द गिर्द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग चार्ज अपने इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा। इट इज इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। इसमें ये आर क्या है तो याद रखना, इट इज द पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन फ्रॉम सोर्स। पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन, पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी मालूम कर रहे हो। तो पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन कहां से, फ्रॉम सोर्स चार्ज, यानी इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ले रहे हो तो यहां से यहां तक ये आर है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ले रहे हो तो यहां से यहां तक ये आर है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ले रहे हो तो ये आर है। जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी मालूम कर रहे हो, स्ट्रॉन्गनेस मालूम कर रहे हो सोर्स चार्ज से, उस पॉइंट तक के फासले को हम आर कह रहे हैं। आपको मैंने इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज बताया। अब मैं आपको जनाब इसके मजीद कुछ एमसीक्यूज करा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दैट एट अ पॉइंट 2 meter away from 100 coulomb, at a point 2 meter away from 100 coulomb, the intensity recorded is E. What will be the intensity at a point 3 meter away from 200 coulomb? तो ऑप्शन ए आपके नाम, ऑप्शन ए आपके लिए ले रहा हूं दैट इट विल बी स्टिल ई। ऑप्शन बी ले लेता हूं, इट विल बी 9/8 टाइम्स ऑफ ई। ऑप्शन सी आपके लिए 8/9 टाइम्स ऑफ ई। और ऑप्शन डी E/9। ऑप्शन ई एहतियातन ले रहा हूं, नॉन ऑफ दीज, अगर मैं जजमेंट में वीक रहा तो नॉन ले लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिकॉर्ड इट। क्वेश्चन का आइडिया क्या है, अच्छा क्वेश्चन बना। क्वेश्चन का आइडिया ये है कि जनाब आला यहाँ एक 200 कूलम का चार्ज पड़ा है और इस 200 कूलम के चार्ज से 2 मीटर के फासले पर इस मुकाम पर इंटेंसिटी रिकॉर्ड हुई है ई। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 200 की जगह अगर मैं इस चार्ज को 300 कूलम से चेंज कर दूं और इससे माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम एक पॉइंट ले लें और ये पॉइंट अब यहां से 3 मीटर की दूरी पर है, तो बताओ कि इस मुकाम अजीम पर नई इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द न्यू इंटेंसिटी देयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे, आपने मेथड सीखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इधर कहूंगा कि एज वी नो दैट E इज इक्वल टू, अभी चूंकि ये कौन से चार्जेस हैं, सोर्स चार्जेस है ना, हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा नहीं है, इसी के रेफरेंस से हम इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं, यानी इन्हीं ने फील्ड बनाया है और उसी फील्ड का इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं। So these are not test charges, these are source charges. We have to use the equation of source charge. तो source charge का इक्वेशन है K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। पहली वैल्यू पुट करें प्लीज, K की वैल्यू है K, K की वैल्यू K, और करें प्लीज, और Q की जगह फिलहाल हमें मिला है 200, K की जगह K और Q की जगह आया है 200, डिवाइड बाय R की जगह आया है 2 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 200K डिवाइड बाय 4, 200K डिवाइड बाय 4, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। इक्वेशन नंबर, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहने वाले हैं, आप समझ गए हैं। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो ई डैश, यानी इस केस में ई डैश है, ई डैश इज इक्वल टू K और Q बाय R स्क्वायर, यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन K की जगह K, Q यहां है 200 है, बिल्कुल 300 है, सॉरी, तो ये है 300। ये डेटा जो है चेंज कर दें, मैंने जो ऑप्शन में जहन में रखा वो है अवे फ्रॉम 100 कूलम, तो ये 100 कूलम, ये 100 कर दे, मैंने डायग्राम में उल्टा बनाया। व्हाट विल बी इफ द चार्ज, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी 200, हाँ ये 200 है, प्लीज मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। स्टेटमेंट में ये 100 है और ये 200 है, मैंने 200 और 300 लिख दिया, यानी पहला चार्ज 100 है, दूसरा 200, तो ये 100 कर दे प्लीज, इसे आप 100 कर दें कैलकुलेशन में, ये 100 हो गया। अब ये दूसरा चार्ज 200 है, तो मैं इसे 200 लिख रहा हूं, डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस जो है वो 3 है तो 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा 200K डिवाइड बाय 9, में इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूं।
याद रख के यहाँ इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है। देखिए क्या आता है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ सोल्यूशन का। मैं आपको बताने वाला हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। लेफ्ट को लेफ्ट पे, राइट को राइट पे डिवाइड करते हैं। ये लेफ्ट साइड है तो ई डैश डिवाइड बाय ये लेफ्ट साइड है तो ई इज इक्वल टू उसका राइट साइड है 100k डिवाइड बाय 4 और इसका राइट साइड है 200k डिवाइड बाय 9। आगे बढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन ई डैश ओवर ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100k डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा कर लेंगे 9 डिवाइड बाय 200k। एग्री? सो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन जारी रखें। ई डैश बाय ई इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये 2020 कैंसिल, ये 9k और k कैंसिल, तो ये आएगा 9 ऊपर 9 नीचे 4 2 8। अब जनाब अला इस ई को राइट साइड पे ले जाएं तो ई डैश इज इक्वल टू 9 ओवर 8 टाइम्स ऑफ ई, 9 ओवर 8 टाइम्स ऑफ ई। करेक्ट ऑप्शन है 9 ओवर 8 टाइम्स ऑफ ई, इसमें है बिल्कुल मौजूद है 9 ओवर 8 टाइम्स ऑफ ई इसका करेक्ट आंसर है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कीजिएगा, मुझसे गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, बिकॉज मेरा फोकस आइडिया पे होता है, मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर पा रहा। अगर कैलकुलेशन इधर उधर हुई आप चेक जरूर कीजिएगा। आइडिया समझ गए किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और हमें कैसे सॉल्व करना है, आपके लिए ये बेनिफिशियल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन अदर फैक्टर्स। हम किसी और फैक्टर की तरफ जाने वाले हैं, इंटेंसिटी का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो आपके लिए शेयर करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूट्रल पॉइंट्स की तलाश करते हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं। न्यूट्रल पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहली बात यह है कि न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट, जीरो पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट ऑल आर सेम। द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी वो होता है जहां 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 टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। जिस मुकाम पर टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाए वो मुकाम इंटेंसिटी के लिए नल पॉइंट या जीरो पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट समझा जाता है। जहां टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाए डियर स्टूडेंट्स वो। अब इसके मुख्तलिफ केसेस हैं, मालूम कैसे करोगे मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। फर्ज करो जनाब इधर एक चार्ज है +2 कूलम, यहां +2 कूलम है और इससे दूर एक टेस्ट चार्ज, एक और चार्ज ले रहा हूं -2 कूलम। एक +2 कूलम है और एक -2 कूलम है। जरा गौर फरमाइएगा प्लीज, बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। अब यहां से लेकर यहां तक, इनके दरमियान इस लाइन पर याद रखें न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, कहते हैं कि सर यहां सेंटर पर नेट इंटेंसिटी जीरो आनी चाहिए। क्यों जीरो आनी चाहिए, आप गौर करें प्लीज। ई नेट वो फरमाते हैं कि सर यहां नेट इंटेंसिटी जीरो आनी चाहिए। भाई क्यों जीरो होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि सर देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और मिड में है, तो जितना फासला इधर होगा उतना फासला इधर होगा। तो जब आप नेट इंटेंसिटी लोगे तो आप कहोगे अगर इसको 1 कहूं इसको 2 तो E1 + E2, ऐसे वो सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है। नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 में K Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस E2 में K और माइनस Q2 या Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो वो फरमाते हैं कि सर Q1 +2 क्यों है, तो +2K डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस ये -2 क्यों है, तो -2K डिवाइड बाय R स्क्वायर और प्लस माइनस कैंसिल तो ये जीरो। नहीं जनाब, नहीं जनाब, फिर कह रहा हूं नहीं जनाब, आप इंटेंसिटी में चार्ज का साइन यूज नहीं करोगे। इंटेंसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला चार्ज के साइन से नहीं करोगे बल्कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स से करोगे। टेस्ट चार्ज पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो दोनों इंटेंसिटियां पॉजिटिव होंगी, चाहे एक चार्ज नेगेटिव हो एक चार्ज पॉजिटिव हो। अगर टेस्ट चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा हो तो एक इंटेंसिटी पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, चाहे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। गौर करें,
अगर मैं सेंटर पर टेस्ट चार्ज रखूं, आप जानते हैं टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने रख दिया। अब जरा देखें, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी पहले का फोर्स टुवर्ड्स राइट है, लेकिन ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों के फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और जब दोनों के फोर्सेस का टेस्ट चार्ज पर डायरेक्शन सेम बन रहा है, तो इन दोनों की इंटेंसिटी पॉजिटिव होगी। बेशक एक चार्ज नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, लेकिन इंटेंसिटियां दोनों की पॉजिटिव होगी। और जब दो पॉजिटिव इंटेंसिटीज होती हैं तो उनका नेट कभी जीरो नहीं होता। इसीलिए कह रहा हूं कि जब भी एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो, तो उनके दरमियान नल पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नो नल पॉइंट। तो यहां इंटेंसिटी जीरो नहीं है जनाब, यहां इंटेंसिटी जीरो नहीं है। अब इंटेंसिटी क्या है, चलो आगे कैलकुलेशन करूंगा, पहले मैं पॉइंट तो बता दूं। +2 कूलम -2 कूलम के दरमियान नल पॉइंट डज नॉट, न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं कंक्लूजन आपको बता दूं कि जनाब आला के दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान, दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान किसी भी पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनता, किसी भी पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनता। यानी अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक चार्ज नेगेटिव हो, तो इनके दरमियान ये जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पर देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट, देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट, कोई न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आगे बढ़ेंगे, चलो एक क्वेश्चन कर लेता हूं इससे। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, दैट लेट मी से +8 कूलम is away from another charge is 100 centimeter, that is -4 coulomb. So the neutral point between +8 coulomb and -4 coulomb will be option A, impossible, option A impossible, option B closed to +8 coulomb, option C closed to -4 coulomb, और ऑप्शन डी एट द मिड पॉइंट, एट द मिड बिटवीन देम। एक चार्ज +8 कूलम है, एक -4 कूलम है, इनके दरमियान याद रखना मैंने बिटवीन कहा, यानी यहां से लेकर इस जगह पे बात करूं, मैं एक साइड की बात नहीं कर रहा। एक साइड पर हम नल पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा क्वेश्चन आपके लेवल में इन बिटवीन आता है। तो इन बिटवीन Q1 एंड Q2, यहां पर जनाब आला जो न्यूट्रल पॉइंट होगा उसके बारे में क्या कहोगे? आया सेंटर पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, या न्यूट्रल पॉइंट क्लोज टू 8 कूलम होगा, या क्लोज टू 4 कूलम होगा, या पॉसिबल ही नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है इम्पॉसिबल। व्हाई इट इज इम्पॉसिबल? क्योंकि आप जिस मुकाम पर भी यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो इसका फोर्स और इसका फोर्स सेम डायरेक्शन में बनते हैं, और सेम डायरेक्शन पे फोर्स है तो सेम डायरेक्शन पे इंटेंसिटीज है, और सेम डायरेक्शन की इंटेंसिटीज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। लिहाजा दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान वाले रीजन में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी का न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता। ओके, नल पॉइंट्स या न्यूट्रल पॉइंट्स की आखिरी कहानियां आपके नाम कर रहा हूं। उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे, या आप ही की इल्तिजा थी कि सर आप इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ा, वरना मैं तो समराइज फॉर्म डिस्कस करने वाला था। तो चलो डिटेल से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल पॉइंट्स। तो जब न्यूट्रल पॉइंट्स की कहानी आएगी तो अपोजिट चार्जेस के बाद अब मैं आपको समझा रहा हूं सिमिलर चार्जेस। जब सिमिलर चार्जेस हो, यानी फर्ज करो एक चार्ज भी पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव हो, या एक चार्ज भी नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो, तो इनके दरमियान न्यूट्रल पॉइंट मालूम कैसे करोगे और कहां एग्जिस्ट करेगा, यही तो बताना है, यही तो सिखाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड, इनके दरमियान जब भी सिमिलर चार्जेस हो तो याद रखना दरमियान वाली जगह में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। यहां से यहां तक जरूर एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, नल पॉइंट, जीरो पॉइंट। इसी तरह इधर भी माय डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट। अब रीजन क्या है?
एक वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, रीजन मैंने आपको बताया। यहां एग्जिस्ट करता है, रीजन आपको बताऊंगा। तो रीजन क्या है? रीजन ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम इस दरमियान वाले पोर्शन में जहां भी टेस्ट चार्ज रखेंगे तो देखें, अगर ये पास टू इसको इस तरफ रिपेल करेगा तो ये इस तरफ रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्सेस अपोजिट बनते हैं, दोनों इंटेंसिटीज अपोजिट बनती है, तो कहीं ना कहीं पर ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में। अपोजिट तो है, तो जिस मुकाम पर मैग्नीट्यूड इक्वल, उस मुकाम पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और न्यूट्रलाइज और बैलेंस करने की वजह से उस मुकाम पर नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल और जीरो पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी। सिमिलरली हियर, अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखें कहीं पर भी इस पोर्शन में, सो माय डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगेन द फोर्सेस ऑन टेस्ट चार्ज आर अपोजिट, सो देयर इज अ चांस कि इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जहां सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमें नल पॉइंट मिल सकता है। चलो आपने सीखा कि सर अपोजिट चार्जेस हो तो नल पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी इंपॉसिबल, बिटवीन देम की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर सिमिलर चार्जेस हो, चाहे पेयर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव हो, पेयर ऑफ चार्जेस नेगेटिव हो, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब अगर एग्जिस्ट करता है तो न्यूट्रल पॉइंट इन सिमिलर चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है? कहां एग्जिस्ट करता है? देयर आर टू केसेस। कितने केसेस शाबाशी? दो केसेस। कहां एग्जिस्ट करता है? आप पूछें कहें सर कहां अगर एग्जिस्ट करता है तो कहां एग्जिस्ट करता है? दो केसेस, वेरी सिंपल। अगर दोनों चार्जेस बराबर हो, चार्जेस इक्वल हो, सेम हो, यानी एक भी 4 कूलम दूसरा भी 4 कूलम, एक भी 10 कूलम दूसरा भी 10 कूलम, तो बिल्कुल इनके सेंटर, बिल्कुल इनका सेंटर न्यूट्रल पॉइंट होगा। किसी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिए। यानी अगर मैं कहूं कि इट इज +8 कूलम और इट इज +8 कूलम, तो जो बिल्कुल मिड पॉइंट है यही दोनों का न्यूट्रल पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्जेस हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो मिड ऑफ द चार्जेस जो है वो इनका नल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर चार्जेस अनइक्वल हो, यानी एक चार्ज ज्यादा हो और एक चार्ज कम हो, एक चार्ज ज्यादा हो और एक चार्ज कम हो, तो फिर क्या होगा? तो याद रखना द नल पॉइंट विल बी द न्यूट्रल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल पॉइंट, जीरो पॉइंट, द नल पॉइंट विल बी क्लोज्ड टू स्मॉलर एंड अवे फ्रॉम ग्रेटर चार्ज। जो ग्रेटर होगा उससे दूर होगा, जो छोटा होगा उसके करीब होगा। यानी अगर मैं कहूं कि यहां +100 कूलम का चार्ज है और यहां +40 कूलम का चार्ज है, तो बताओ नल पॉइंट कहां पॉसिबल है? तो याद रखना, अब जो मिड पॉइंट है यहां नहीं होगा, अब जो कम चार्ज है उसकी तरफ यहां पर ये नल पॉइंट होगा, यहां पर। यानी ये छोटे चार्ज के क्लोज्ड है और बड़े चार्ज से अवे है। तो आप कहें सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस केस को ही सिर्फ लास्ट केस का एक एमसीक्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी बार पेपर्स में आया है, पास पेपर्स में, ईटा के एमडीकेट में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन नल पॉइंट्स का भी बता दूं और ये दरवाजे बंद करने वाला हूं इंटेंसिटी के। तो हमारे इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद 6 हो, 7 हो या 4 हो, आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। मेरा अंदाजा कह रहे हैं कि 5 है आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अगर मैं कहूं दैट हियर वी हैव अ चार्ज, कौन सा चार्ज ले लूं? +3 कूलम, और इधर लेना चाहता हूं -6 कूलम। दो चार्जेस हैं, +3 कूलम और सॉरी +6 कूलम, माइनस लूंगा तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। +6 कूलम, इफ दे आर 90 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके दरमियान 90 सेंटीमीटर का फासला है, देन अबाउट द न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन +3 कूलम, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी कहना जरूरी है क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल भी होते हैं। Then about the neutral point of intensity between +3 कूलम and +6 कूलम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, इट न्यूट्रल पॉइंट इज इम्पॉसिबल, न्यूट्रल पॉइंट इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन बी आपके लिए ले रहा हूं, इट इज
52.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम +3 कूलम। और ऑप्शन सी, इट इज 37.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 35 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम +6 कूलम। और ऑप्शन डी, इट इज नान ले लेते हैं, क्या पता आंसर ना हो या नहीं, बस अंदाजा कर लो। 52.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम +6 कूलम। और ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। अब यहां पर ये जानबूझकर मैंने एक ऑप्शन बढ़ाया क्योंकि हो सकता है मैं गलत टच कर रहा हूं, कैलकुलेट तो नहीं, आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे वो शॉर्ट फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं और कहते हैं कि सर नल पॉइंट इम्पॉसिबल, तो गलत है, मैं मानता हूं। जब सिमिलर पॉइंट्स होंगे तो नल पॉइंट बिटवीन देम पॉसिबल होगा, मस्ट बी देयर, तो ये तो गलत है। फिर वो कहते हैं कि सर ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, मैं एग्री हूं, क्योंकि 3 और 6 में 6 जो है वो ग्रेटर है, और हमने पढ़ा है कि ग्रेटर से ये दूर होता है, और 37.5 जो है वो कम है। 90 सेंटीमीटर में 37.5 काफी क्लोज है, तो इट मीन ये गलत है, मैं एग्री हूं। लेकिन वो फौरन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि इट इज 52. सॉरी, ये भी गलत है, क्योंकि 52.75 सेंटीमीटर 90 में ज्यादा है, और +3 जो है वो स्मॉलर है, ये स्मॉलर चार्ज है। हमने पढ़ा कि स्मॉलर के तो करीब होना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि 90 में करीब नहीं, दूर है। ये 90 में करीब है और बड़े के करीब नहीं होता। तो पहले 3 ऑप्शन तो श्योर गलत है, मैं एग्री हूं। लेकिन बच्चे इसको फौरन ऑप्ट कर लेते हैं कि सर 6 कूलम जो है वो ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, और 52.5 90 में ग्रेटर वैल्यू है, अवे है, तो ये तो लॉजिकली ठीक है। लेकिन क्या पता, बेशक लॉजिकली ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है 60 आ रहा हो तो। अब तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है मेरे साथ, तो ये आ रहा है, मैंने एहतियातन नॉन ले लिया है। लेकिन जरूरी नहीं कि वैल्यू ठीक हो, बेशक ये ग्रेटर है, लेकिन ग्रेटर को चेक भी करना चाहिए। तो आप पहले सॉल्व करोगे, फिर ये ऑप्शन एडॉप्ट करोगे। देखते हैं कि या ये होगा या ये होगा। पहले 3 तो गलत है, क्यों गलत है आप सीख गए हैं। सो स्टूडेंट्स, तरीका कार सीखे प्लीज। मैं आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन सिखाने वाला हूं। ऐसा करें कि नल पॉइंट क्लोज टू 3 कूलम होगा, तो ये नल पॉइंट ले लेते हैं, और 3 कूलम से इसके फासले को x कह देते हैं। तो रिमेनिंग फासला टोटल 90 है, इससे x हटा दो तो रिमेनिंग फासला 90 माइनस x हो जाएगा। यानी 6 कूलम का r जो है वो 90 माइनस x है, और 3 कूलम का r जो है वो सिर्फ x है। तो सॉल्व करें, शाबाशी। याद रखें, फॉर न्यूट्रल पॉइंट के लिए E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो वो कैंसिल करेंगे ना। डायरेक्शन तो वैसे भी अपोजिट है, लेकिन कैंसिलेशन के लिए मैग्नीट्यूड का बराबर होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने न्यूट्रल पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड इक्वलाइज कर लिया। अब E1 के लिए क्या होगा, Q1 की जगह 3 आया है, डिवाइड बाय फार्मूला लिख लेता हूं, आप कहोगे कहां से आया, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले समझाया तो था, KQ बाय R स्क्वायर Q1, और इधर KQ2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। वैल्यूज पुट करूंगा आपके सामने, पहले ही झटके में K और K को फारिग कर दे प्लीज। सो स्टूडेंट्स, Q1 यहाँ है 3, और Q1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम नल पॉइंट से Q1 का जो डिस्टेंस है वो x है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू है 6, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 90 माइनस x होल स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए प्लीज, 390 माइनस x होल स्क्वायर 6x स्क्वायर। कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए, ये 3 उस तरफ जाएगा, 3 1 are 3, 3 2 are 6, ये हो जाएगा 90 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स, तो ये बन जाएगा 90 माइनस x इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। कैलकुलेशन आपके लिए, ये 90 अपनी जगह पे है, x उस तरफ जाएगा, तो 90 इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x। देखो माइनस x तो प्लस x बन जाएगा, ये 1.4 बनता है, तो 90 इज इक्वल टू 1.4x प्लस 1x, तो 90 इज इक्वल टू 2.4 ऑफ x, या x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2.4। कैलकुलेट करें डियर स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में
कितना आता है मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने जहन में तो किया, लेकिन एक पल के लिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं आपकी इजाजत लिए बगैर। उम्मीद है आप खफा नहीं होंगे। 90 डिवाइड बाय 2.5 इट इज 36 आता है। देखो इसलिए कह रहा था कि आप ये 36 है, एनी हाउ ये 36 बनता है। तो 36 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 कूलम। देखो 3 कूलम से 36 सेंटीमीटर है। अब क्या 3 कूलम से 36 वाला ऑप्शन है? नहीं है, नहीं है ना। अब 6 कूलम का फासला देखो, तो देखो टोटल फासला कितना है 90, इससे कितना है ये 36 है, तो बकाया कितना बचेगा? 90 से 36 हटा दीजिए प्लीज, कितना बनता है? तो ये 10 से 6 ये 4 हो जाएगा, ये 8 से 3 क्या हो जाएगा? शाबाश, 8 से 3 क्या बनता है? 54। केस में 54 है। देखो ना, मैंने जज किया था तो मेरा आंसर गलत है, लगता है गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या है? 54 सेंटीमीटर फ्रॉम 6 कूलम। आपने देखा 6 कूलम से दूर है और 3 कूलम के करीब है। करेक्ट आंसर है 36 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 कूलम एंड 54 सेंटीमीटर फ्रॉम 6 कूलम। ये फासले न्यूट्रल पॉइंट के बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। आई होप आप समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह अजीज अगले लेक्चर में हम पोटेंशियल के दरवाजे खटखटाएंगे और बहुत सी राजों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।